अब देखिए, अब एनिमल बिहेवियर जो है वो कैसे डिसाइड होता है कि क्या एनिमल बिहेवियर किस प्रकार का होगा। तो इसका 3 फाउंडेशन है। ओके, देयर आर 3 फाउंडेशंस। फर्स्ट one is the forces of natural selection. The second one is the ability of the animals to learn. Some animals show great ability to learn, like dog, parrots, and other animals like donkey, they do not learn easily. So different animals exhibit different abilities to learn, and the power of transmitting the learned information. बिहेवियर स्टेब्लिश कैसे हो रहा है एक लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स में। आप थोड़ा सा ब्रॉडली सोचो, एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स है एक स्पीसीज का, उसमें बिहेवियर कैसे डिसाइड हो रहा है उस पूरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स का? ऐसे डिसाइड हो रहा है कि उस पूरे, क्योंकि स्पीसीज एक ही है, सो द फोर्सेज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज अकरिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑन दैट स्पीसीज. So this is also governing the behavior and the ability of animals to learn. So the animal, what the animal has learned in their lifetime. जैसे बच्चा होता है जानवर का, तो उसको खाने नहीं आता है, तो उसको सिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स जो है उसको सिखाते हैं कि ऐसे खाना लाया जाए। चिड़िया भी सिखाती है अपने बच्चों को, उड़ना सिखाती है चूजों को। बिल्ली अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती है। इसी तरह से सब जानवर जो है अपने बच्चों के लिए खाना लेके आता है, फिर बाद में वो सीख जाते हैं तो फिर खुद निकालते हैं, फिर वो बाद में फिर अपने बच्चों के लिए ले लाते हैं। तो ये सीखे अपने लाइफ टाइम में, और लाइफ टाइम में सीखने के बाद जो भी स्किल बिहेवियर वो लर्न करता है एनिमल अपने लाइफ टाइम में, जब तक उस स्किल को वो ट्रांसफर न कर दे अपने दूसरे जनरेशन तक, अपने आगे आने वाले जनरेशन तक, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। उसके खुद के लिए वो चेंज आया, यानी उसके खुद के लाइफ के लिए वो बिहेवियर चेंज था, वो परपिचुएट नहीं हुआ अगर वो ट्रांसफर नहीं करेगा लर्नड चीज। तो नेक्स्ट इज द पावर ऑफ ट्रांसमिटिंग लर्नड इंफॉर्मेशन। पावर है कि नहीं वो लर्नड इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का। जैसे इसको उदाहरण से आपसे कैसे समझेंगे, जैसे कि किसी के पिताजी अगर डॉक्टर हैं तो बेटा भी डॉक्टर बन जाए जरूरी नहीं है। उसके पिताजी ने सीख सीख करके डॉक्टर का डिग्री हासिल किया ना, पढ़ाई किया, किताब घोटा, वो बेटा पैदा, बच्चा पैदा किया, बेटा या बेटी कुछ भी पैदा किया, तो अब उसको डॉक्टरी तो नहीं आ गया परफेक्ट, उसको भी सीखना पड़ेगा। उसने अपने लाइफ टाइम में सीखा, बट दिस एबिलिटी इज नॉट एबल टू ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन। ये एबिलिटी ट्रांसमिटेबल नहीं है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये जो डॉक्टरी की जो डिग्री है, सिर्फ उस आदमी के अपने जीवन के में सिर्फ उसको हेल्प किया। इसी तरह कोई भी चीज वो मेमोराइज किया, याद किया, जैसे कोई आदमी पहाड़ा सीखता है तो याद किया, तो वो खुद के लिए याद किया, उसके बच्चों को ऑटोमेटिकली पहाड़ा याद हो जाएगा, ये कोई जरूरी ये नहीं होगा। ओके, सो दोज एबिलिटीज which can be transmitted, so that these three things are kept in the consideration, जो वो जीवन में सीखा, और वो ऐसी चीजें जो सीखने के बाद वो ट्रांसफर कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। ये 3 फाउंडेशन है बिहेवियर का। वन बाय वन देखते हैं हम लोग। फोर्सेज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू डार्विन, एनी ट्रेट दैट काउजेस इट्स possessor to have some sort of reproductive advantage would be favored by the process which he named as natural selection. डार्विन ने क्या कहा? कोई ऐसा कैरेक्टर या ट्रेट जिसकी वजह से उसको धारण करने वाले जो जानवर हैं उसके पास कोई एक ऐसा एडवांटेज आ जाए, कोई एक ऐसा लाभ आ जाए जो उसको मदद करे उसके रिप्रोडक्शन में। ओके, तो वो एडवांटेज जो है
वो एनिमल जिसके पास वो एडवांटेज है वो ज्यादा सेलेक्ट हो जाएगा, यानी उस एनिमल की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी किसी एक ऐसे एडवांटेज की वजह से जिससे उसका रिप्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाए, तब क्या होगी, उस एनिमल की संख्या बढ़ जाएगी। सो दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन. So the natural selection is the process whereby traits that confer the highest relative success, reproductive success, relative reproductive success. Relative reproductive success का मतलब क्या हुआ? Individual 1 and individual 2, दो individual 1 and individual 2, both will be having अलग-अलग different relative reproductive success. Okay. The individual which is having more reproductive success will be more fit. Greatest relative is the fitness on their bearers and which can be passed down across the generation. और ये जरूरी है कि वह नेक्स्ट जनरेशन तक पास डाउन हो वह एडवांटेज, नहीं तो उस एडवांटेज का क्या काम। अगर वह एडवांटेज सिर्फ उसको उसी जनरेशन तक हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्टिव सक्सेस अचीव करने में, तो वह उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ही नेचुरल सिलेक्शन हो गया, फिर उसके आगे बच्चों में वो एडवांटेज पास नहीं हुआ तो वो नेचुरल सिलेक्शन फिर उनके बच्चों का नहीं हो पाएगा। ओके, सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच you can notice the increase in frequency of that particular individual which is possessing that advantage. Okay, जिस एनिमल्स के पास वो एडवांटेज है उसका फ्रीक्वेंसी जो है ओवर द मेनी जनरेशन इंक्रीज करते जाएगा। To elaborate how natural selection operates in the field, let us take an example of the big size of the Galapagos finches. ये सब आप लोग पढ़े होंगे, which is also called as Darwin finches. Yes sir. Selection जो है बिहेवियर को गवर्न कर रहा है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। डार्विन फिंचेस क्या, दो स्पीसीज को इन्होंने यहाँ पर कंसीडर किया है। वन इज जियोस्पिजा मैग्नी रोस्ट्रिस. Geospiza magni-rostris is one species and another one is Geospiza fortis. Geospiza magni-rostris का जो बीक होता है, चोंच जो होता है वो बड़ा होता है और ये बड़े फ्रूट्स या नट्स जो है उसको क्रैक कर सकता है आसानी से। और जियोस्पिजा फोर्टिस का जो चोंच होता है वो छोटा होता है। देखो, big size can be utilized to elaborate the role of natural selection in animal behavior. The bigger of the two species is Geospiza magni-rostris, which has relatively large beak. It can crack open large and very tough fruit of caltrop. इसका ऊपर का कवरिंग जो होता है बहुत हार्ड होता है, ये इसका बॉटनिकल नेम है caltrop. Very tough fruit of the caltrop much more quickly and efficiently than the smaller finch. क्या नाम है? Geospiza fortis. तो बड़े चोंच होने की वजह से Geospiza magni-rostris आसानी से और बहुत अच्छा से तोड़ पाता है ये वाला फ्रूट को जिसका नाम है caltrop, और Geospiza fortis नहीं तोड़ पाता है अच्छे से। तो okay, on the other hand, Geospiza fortis is more efficient when it comes to small seeds. तो अब ये वाला जो फिंच है, बर्ड है, ये छोटे दानों को आसानी से अच्छे से खा सकता है, ये छोटे दाने को नहीं अच्छे से खा सकता है। मैग्नी-रोस्ट्रिस ये बड़े वाले को अच्छे से खा सकता है और फोर्ट्रिस छोटे वाले को अच्छे से खा सकता है। तो अब अगर इन्वायरमेंट में वहां किसी पर्टिकुलर ईयर के किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर वो वाले पेड़ जिसमें कैल्ट्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाए वहां पर या बंद हो गया, कैल्ट्रॉप नहीं अब आ रहा है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? जियोस्पिजा मैग्नी-रोस्ट्रिस के लिए खाना कम हो गया, इसको अनफेवरेबल हो गया क्योंकि कैल्ट्रॉप कम हो गया। ओके, तो कैल्ट्रॉप कम हो गया और स्मॉल सीड बढ़ गया, स्मॉल सीड बढ़ गया तो नाउ द सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर फोर्ट्रिस। फिर सीजन चेंज हुआ, स्मॉल सीड वाले प्लांट कम हो गए, लार्ज सीड वाले प्लांट ज्यादा हो गए,
तो अब मैग्नेट रोस्ट्रिस को फेवरेबल सिचुएशन हो गया। ओके, सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ behavioral change where the forces of natural selection is occurring. समझ में आया ये आपको? Yes, sir. अब देखो लर्निंग का क्या रोल है बिहेवियर को गवर्न करने में, डिसाइड करने में। एनिमल्स इन कोर्स ऑफ देयर लाइफ टाइम learn about everything from food and shelter to predators and familial relationships. अपने जीवन में एनिमल जो है बहुत कुछ सीखता है कि उसको खाना का इंतजाम कैसे करना है, घोंसला कैसे बनाना है या मांद कैसे बनाना है, ताकि उसका जो है प्रीडेटर से वो छुप पाए, रक्षा हो सके। शिकार भी करना है और शिकार होना भी नहीं है। ओके, और फैमिलियल रिलेशनशिप यानी वो ग्रुप में रहेगा एनिमल, मेल फीमेल का ग्रुप होता है। हाथियों का भी झुंड होता है जिसमें से एक हथनी होती है, मतलब हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हथनियां होती है। देखोगे नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी सब पर, हाथी का झुंड जो होता है उसमें हथनियां होती है और कुछ ही मेल्स होते हैं। तो इस तरह से वो जो भी जिंदगी में सीखा फैमिलियल रिलेशनशिप बनाता है। Such individual learning represents a second major force and can alter the frequency of behavior within the lifetime of an organism. एक तो ऐसा जोर है जिस पर उसका कोई जोर नहीं है एनिमल का, यानी ये नेचर से आ रहा है, फोर्सेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इस पर कोई जोर नहीं है उसका एनिमल का, ये अपने आप हो रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है। यहां पर उस एनिमल का जोर है, ये खुद मेहनत करके जीवन में सीखा, तो इससे उसका बिहेवियर चेंज हो गया। कोई गलत चीज है, वो जान गया कि नहीं भैया इसको करने से गलत परिणाम होता है, फंस गए थे, तो वो काम नहीं करेगा दोबारा, ये सीखा। पहली बार जब वो कर रहा था तो उसको पता नहीं था, गलती से हो गया वो, फिर वो सीख जाएगा, और जो अपनी गलती से सीख जाएगा उसको फायदा होगा जीवन में, और जो अपनी गलती से नहीं सीखेगा वो बार बार गलती करेगा, उसको बार बार नुकसान होगा। सो इंडिविजुअल लर्निंग का बिहेवियर पर इम्पैक्ट है। नाउ इंडिविजुअल लर्निंग कैन टेक मेनी फॉर्म्स। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे देखो considering the hypothetical case of learning in the context of mating, it has been observed that the females of most animals mate with the numerous males throughout the course of a lifetime. ये ऑब्जर्व किया गया है कि फीमेल जो है वो बहुत सारे डिफरेंट मेल के साथ करते हैं लाइफ टाइम में। ओके, ह्यूमन नो सिविलाइज्ड है, उस फिक्स कर लिया, एक के साथ शादी कर लिया, लेकिन एनिमल्स जो है वो they mate with different animals, different individuals. Okay, for example, imagine a female bird mating with various males, somehow able to keep track of how many chicks fledged their nest. कहने का मतलब हुआ, अगर ये फिगर दिख रहा है आपको, फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. आ जा रही Yes, है? sir. आप ध्यान से देखोगे, एक अंडा दिख रहा है इसके घोंसले में। Yes, sir. और यहाँ पर कितना अंडा दिख रहा है? 4, यहाँ पर 2. यहाँ 1। अब देखो फीमेल बर्ड एक ही है सब फिगर में, यही है, एक ही है। अब 3 तरह का मेल बर्ड आया, मेल बर्ड 1, 2 and 3। ओके, एंड सपोज फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, क्या लिखा हुआ है, सपोज ये फीमेल बर्ड जो है, इमेजिन ए फीमेल बर्ड मेटिंग विद वेरियस मेल्स समहाउ एबल टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी चिक्स फ्लेज देयर नेस्ट। सपोज ये काउंट करना लग गया ये फीमेल बर्ड कि हम इस मेल बर्ड के साथ जब मेट किए थे तो कितना अंडा हम ले किया था,
एक किया था, इस वाले मेल के साथ जब मेट किया तो 4 अंडा दिया, इस वाले मेल के साथ किया तो 2 दिया। सपोज करो कि ये ट्रैक रख रहा है ये फीमेल, एंड it is happening in the nature. Female birds keep the track. Which male bird gave us the maximum number of the egg? Okay, suppose help in the laying of the maximum number of egg. Such a female might learn while male is a good mate by keeping track of the number of eggs she laid when associated with each male. ये ट्रैक रखती है. As more egg laying is the preference during later mating opportunities, such female birds would be likely to choose male bird number 2, as she has learned that the she lays the most eggs after mating with him. In such a case, learning has changed the behavior of an animal within the course of a lifetime. ये फीमेल बर्ड जो है डिफरेंट मेल बर्ड के साथ मेट कर रही है और रिकॉर्ड भी रख रही है कि कितना अंडा उसको मिला, प्राप्त हुआ. तो जब नेक्स्ट टाइम वो मेट करेगी तो जिस मेल बर्ड से उसको ज्यादा मिला था उसके साथ वो मेट करेगा, प्रेफरेंस करेगा मेट करने का. तो ये इसने क्या सीखा, अपने लाइफ टाइम में सीखा. तो ये बिहेवियर. The above is a good example of how learning and natural selection can be intimately tied together. In this example, females change their preference for mates as a result of prior experience, and therefore learning affected behavior pattern within a generation. विदिन ए जनरेशन का क्या मतलब हुआ कि वह जो लर्न किया एक ही, अब ये जो लर्निंग हुआ इसके बच्चों में तो पास होगा नहीं, ये लर्न किया हुआ जो स्किल है इसी के पास रह गया, फीमेल बर्ड के पास. Such behavior based on the personal experience can not only shift mate choices within the generation, but it can also change the ability to learn, which, if genetically coded, can be subjected to natural selection. Natural selection might very well favor the ability to learn about the mates over the lack of such an ability. कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर theory of forces of natural selection is also applying and the learning is also applying, which is deciding the behavior of this female bird. How the theory of natural selection is applying? Because for the next cycle of the mating, this female bird is choosing the male bird too. That male bird too might be different in color, might be different in color of their feathers. Suppose इसका feather का color brown है, इसका black है, इसका brown है. So this is, so now अब इसके offspring ज्यादा भी आया, frequency भी ज्यादा है. So the offspring are having the chances of bearing this color of feather more. So the forces of natural selection is operating here. Now coming to the cultural transmission. Okay, so how cultural transmission? जो लर्न किया हुआ जो लर्न किया इंडिविजुअल लर्निंग जो हुआ वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन नहीं हो रहा है, बट कल्चरल ट्रांसमिशन में नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है एबिलिटी. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द थर्ड मेजर फोर्स अफेक्टिंग एनिमल बिहेवियर, where animals learn something by copying the behavior of others. एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स में एक इंडिविजुअल ने कोई एक बिहेवियर पैटर्न दिखाया तो धीरे धीरे सारे एनिमल्स ने उस ग्रुप में वही पैटर्न ऑफ बिहेवियर दिखाया. जैसे कहावत सुने होंगे भेड़ की चाल.
एक तरफ भेड़ जा रही तो सारी भेड़ें उसी के पीछे पीछे चल रही। कल्चरल ट्रांसमिशन, एक बिहेवियर जो है, एक कुआं में कूद रहा है भेड़ तो सब पीछे पीछे कुआं में कूद जाएगा। ठीक है, तो ये कल्चरल ट्रांसमिशन हो गया। यानी कल्चरल ट्रांसमिशन और कहाँ हो रहा है, जैसे चींटी लाइन लगा के जा रही है, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, मंकी ने पेड़ पर शेर देख लिया दूर से, सबसे ऊपर के कैनोपी पर कोई बंदर था, वो दूर से देख लिया कि लायन आ रहा है, उसने वोकलाइजेशन आवाज निकाला, डरा हुआ आवाज, सारे बंदरों को पता लग गया वहां अगल बगल की शेर आ रहा है दूर से। कल्चरल ट्रांसमिशन। ओके, सो देखते हैं और डिटेल में क्या है ये। यानी वेयर एनिमल्स लर्न समथिंग, सीखा भी समथिंग बाय कॉपिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यानी जिसने शेर आया का सिग्नल दिया ऊपर वाला मंकी ने, तो बगल वाला पेड़ का मंकी भी उसको कॉपी कर लिया, वो भी सेम तरह का आवाज निकाला, तीसरा पेड़ पर मंकी है उसको भी आवाज चला गया कि शेर आ रहा है, वो कॉपी किया। कॉपिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू व्हाट इज नोन एज ए सोशल लर्निंग, ये सोशल भी है, लर्निंग है। Okay, the cultural transmission can allow newly acquired traits to spread through populations at a very quick rate, as well as permit the transmission of information across generations rapidly. Okay, individual learning से ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ वो जो स्किल है उसके पास तक ही सीमित रह गया, एनिमल के पास तक सीमित रह गया, और उस एनिमल के बिहेवियर, सिर्फ उसी एनिमल के बिहेवियर को वो अफेक्ट कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। बट इन कल्चरल ट्रांसमिशन एक्वायर्ड ट्रेट्स स्प्रेड थ्रू पॉपुलेशंस। ओके, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन या उसी पॉपुलेशन के अंदर सब इंडिविजुअल के पास वो एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो चला जाए एट ए वेरी क्विक रेट, एज वेल एज they permit the transmission of information across the generations also rapidly. यहाँ पर जनरेशन में भी ये ट्रांसमिशन जो है ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। The importance of cultural transmission and social learning in animals can be exemplified in the case of foraging in rats. चूहा जो है काफी भुक्खड़ जैसा खाना ढूंढता है। फॉरेजिंग का मतलब बताए थे आपको, खाना ढूंढने की प्रक्रिया जो है काफी, ए पर्सन और एनिमल सर्च वाइडली फॉर फूड और प्रोविजंस। फॉरेजिंग इन रैट्स, तो फॉरेजिंग इन रैट्स में कैसे हो रहा है कल्चरल ट्रांसमिशन, देखते हैं आगे। रैट्स बीइंग स्कैवेंजर्स आर ऑफन प्रेजेंटेड विथ अपॉर्चुनिटी टू सैंपल न्यू फूड। नया नया फूड जो है चूहा सूंघते रहता है, पता लगाते रहता है और देखता है कि ये खाने लायक है कि नहीं है। अगर खाने लायक नहीं है तो सूंघ करके वहीं छोड़ देगा उसको, और बगल से कोई दूसरा चूहा अगर जा रहा है या बगल में मौजूद है तो अपना इशारा से उसको समझा देगा कि इसको मत छूना, ये खाने लायक नहीं है। ओके, सो on one hand, a new food source may be an unexpected rat bounty. क्योंकि चूहा ऐसा क्यों करता है, उसको खाने की बहुत जरूरत है, एंड फूड सप्लाई इज लिमिटेड। बाउंटी मतलब हुआ प्राइज, तो कोई नया फूड सब्सटेंस जो है अगर खाने लायक है तो वो तो चूहा के लिए क्या हो गया, बाउंटी हो गया, प्राइज हो गया। While on the other hand, new foods can also be dangerous. पता नहीं है, लोग चूहा मारने वाला जहर भी आटा मिला के गोली बना के छोड़ देता है किचन में, ये तो चूहा को नहीं पता है, तो वो उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है। बिकॉज ईदर दे कंटेन एलिमेंट्स इनहेरेंटली बैड फॉर रैट्स और द रैट्स डू नॉट नो हाउ ए न्यू फूड शुड स्मेल। उसको ये भी नहीं पता है कि नया फूड कैसा सूंघने, कैसा गंध होगा तो हम फूड को डेंजरस समझेंगे, क्योंकि नया फूड है, उसको एनकाउंटर नहीं किया पहले।
ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मेल, वेदर दिस स्मेल इज बैड और गुड, ये भी नहीं पता है उसको. सो द रैट्स फेस द डिफिकल्टी टू टेल वेदर दिस न्यू फूड इज फ्रेश और स्पॉइल्ड. तो इससे पार पाने के लिए, टू ओवरकम दिस, फोरेजर्स यानी जो बहुत ही तेजी से खाना इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं चूहे, फोरेजर्स ऑफन लर्न क्रिटिकल टिडबिट्स. टिडबिट्स होता है, चूहा को देखे होगे अपना दोनों पंजा हाथ आगे करके खुजाता है, नाक मुंह मुंह छूछ इधर उधर करता है, दूसरे चूहा के साथ इंटरेक्ट करता है. तो ये सब छोटा छोटा जो जेस्चर है, इशारा है, चूहा का कम्युनिकेशन का तरीका होता है, इसी को टिडबिट्स बोलते हैं. टिडबिट्स का लिटरल मीनिंग होता है ए स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड, बट यहाँ चूहा के सेंस में है, ये इशारा दिया. अबाउट द लोकेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ फूड बाय इंटरेक्टिंग विथ अदर्स. तो वहां पर अगर कोई जहरीला पदार्थ है तो वहां से चूहा भागेगा और भागते हुए आगे जा रहा है, थोड़ा दूर जाने पर उसको दूसरा चूहा मिला तो वो टिडबिट से उसको इशारा कर दिया मत जाना उधर, वहां पर एक खराब डेंजरस सब्सटेंस रखा हुआ है उसको मत खाना. टिडबिट से उसने सोशल मैसेज वहां दे दिया, ट्रांसफर कर दिया. तो अब उस चूहा को उस डेंजरस फूड सब्सटेंस के बाद पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से एक नया स्मेल आ रहा था. इस चूहा को पता नहीं है कि वो स्मेल जो है डेंजरस है, कि वो बाउंटी है उसके लिए, यानी गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट है, या उसके लिए डेंजरस है या पॉइजन है. तो उसको बता दिया वहीं पर. कहाँ थे, भूल गया. ओके, सो दीज आर द टिडबिट्स अबाउट द लोकेशन. तो इस टिडबिट से क्या चूहा बताया, लोकेशन कहां पर कितना दूर है, और आइडेंटिटी भी, कि उस फूड का क्या आइडेंटिटी है, खाने लायक है कि नहीं है. बाय इंटरेक्टिंग विथ अदर्स हु हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम ए फॉरेजिंग बाउट. जो अभी उधर से फॉरेजिंग बाउट से रिटर्न हो रहा है, जो चूहा खाना खोजने के चक्कर में जो बाहर निकला हुआ था वो रिटर्न हो रहा है, वो जो बैठा हुआ था साथ रास्ता मिला उसको बता दिया. एक सेकेंड होल्ड कर. अच्छा छोड़ो, फोन आ रहा है. वेरी टू. कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहे हैं लोग. नहीं आ रही है सर, आ रही है आ रही आवाज। है. वी हैव टू रीजॉइन. गिंधा नहीं ज्वाइन किए क्या? अच्छा, हाँ सर। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है प्राची के. आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर. यस सर. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना. आज हम ये सोचे हूँ कि 1.2 भी जल्दी से खत्म हो जाए इसका, क्योंकि इसका फर्स्ट यूनिट में 3 ही पॉइंट है. कल वाले चैप्टर में फिर 1.3 खत्म हो जाएगा, तो यूनिट इस पेपर का भी यूनिट 1 ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इन केस ऑफ, अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में हम भी फिर खत्म हो गया. अच्छा कोई बात नहीं, इसके बाद एक क्लास और लेंगे. अभी 10 मिनट के बाद ये जूम सेशन एंड होगा, फिर से आप लोग लॉग इन करना एक बार और. ओके, बोर तो नहीं हो जाओगे? नहीं सर। नहीं सर. इंटरेस्टिंग. सो तो टिडबिट से वो बता दिया, सोशल मैसेज दे दिया, ताकि एक को जो एक्सपीरियंस हुआ सब तक मैसेज चला गया कि भैया उधर मत जाना, अगर अच्छा चीज है तो चले जाओ. हु हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम देयर. In case of individual learning, अब आप देखिए, in case of individual learning, it is certainly possible that if the above behavior of copy the diet choice, ये ऊपर का बिहेवियर क्या है, कॉपी द डाइट choice of others is genetically coded, then the rule might increase in frequency through the natural selection. The case of natural transmission, on the other hand, is more complicated than that of the individual learning. समझ में आया क्यों? इंडिविजुअल लर्निंग तो वो आत्मनिर्भर है, खुद से सीख लिया, लेकिन जो सीखा उसको बताने के लिए कल्चरल ट्रांसमिशन जो हुआ, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें उसको जरूरत पड़ेगा भाषा का,
आवाज का, जेस्चर का, पोस्चर का, कम्युनिकेशन स्किल जो भी है. ओके, is more than that of the reason being that what an animal learns via individual learning is lost when the animal dies. मरने के बाद जो भी सीखा वो चला गया उसका ज्ञान. The actual information that one learns via individual learning never makes it across the generation. बता चुके हैं, जो भी इंडिविजुअल लर्निंग से प्राप्त किया वो जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ. However, this is not the case with the cultural transmission. क्योंकि कल्चरल ट्रांसमिशन में जो उसने सीखा वो उसने दूसरे को भी सिखाया. Where what a single animal does, if copied, अगर वो एनिमल कॉपी किया, अलाउ कर या कॉपी करना, क्योंकि जितना भी चीज सीखा वो सबका कल्चरल ट्रांसमिशन नहीं होगा, कुछ ही चीज का कल्चरल ट्रांसमिशन होगा जो वो सीख करना चाहता है जिसका. नॉट ऑल द learning in type, all or the learned things are not the transmitted. Only few skills can be transmitted. कहाँ थे? अच्छा यहाँ. Last line में sir. However, this is not the case of cultural what is copied, where ठीक है. तो ये बात आप समझ गए. अगर वो नहीं ट्रांसमिट होगा तो जनरेशन में उस चीज का वो जो लर्नेड बिहेवियर है उसका कोई मतलब नहीं है. कल्चरल ट्रांसमिशन दस हैज बोथ विद इन एंड बिटवीन जनरेशन इफेक्ट्स. विद इन कैसे है, विद इन जनरेशन कैसे है? जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, दिस इज द कल्चरल ट्रांसमिशन ऑफ बिहेवियर. ओके, सो दिस इज विद इन द जनरेशन. Or if it is between the generation, then सोचो. तुम लोग ब्रेन टीचर दे दिए, हमको पता है, आप लोग सोचो, एग्जाम्पल सोच के बताना, तब ना आप लोगों का थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग डेप्थ भी बढ़ेगा. तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? 3 there are 3 foundations of approaches to ethology. They are forces of natural selection, individual learning and cultural transmission. अब ये तो आपका फाउंडेशन था एक्चुअली इथियोलॉजी का. अब अप्रोच क्या है, मतलब इसको हम पढ़ें कैसे? इथियोलॉजी को समझने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाएं? ये सब तो मेजर फोर्सेस है which are deciding the behavior. लेकिन उस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए हम कौन सा अप्रोच लगाएं, कौन सा हम तरीका अपनाएं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है. अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिकॉज दिस इन टोटो इफेक्ट which is called as behavior is because of the genetics of the individual, developmental biology of the individual, anatomy, physiology, endocrinology, neurobiology, so and so, so and so. It is because of that thing. So how we do this, how we go about this, कैसे हम लोग स्टडी करें? तो डिफिकल्ट हो इसको समझना. तो पहला तो है कंसेप्चुअल अप्रोच लगाइए. आपके पास क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? कहां से बेसिक कॉन्सेप्ट आया? ये सब ब्रांचेज ऑफ साइंस है. कौन कौन सा ब्रांचेज ऑफ साइंस है? जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ये सब ये साइंस जो है इंटरडिसिप्लिनरी भी है. इथोलॉजी, इसमें सबका समावेश है. जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब साइंस का समावेश है. तो
हम बेसिक कंसेप्ट जो है ये सब साइंस का, उस कंसेप्ट को हम लगाएंगे समझने के लिए. So that is called as conceptual approach. Okay. And there is a theoretical approach. And third one is the empirical approach. One by one हम लोग तीनों को देखते हैं. और एनिमल बिहेवियर का स्टडी जब हम तब कंप्लीट पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इस तीनों अप्रोच को लगा के स्टडी करें एनिमल बिहेवियर को, तब ये जाकर के कंप्लीट होगा. किसी एक अप्रोच से आप सारा समाधान नहीं पाएंगे. कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है? इन कंसेप्चुअल अप्रोच आइडियाज जनरेटेड इन डिफरेंट सब डिसिप्लिन्स, okay, are imported and combined in a new cohesive way. Major conceptual advances tend to generate not only few experimental work, but they also reshape the way that a discipline looks at itself. जैसे पहले हमको नहीं पता था कि डेवलपमेंट कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो अलग अलग तरह का थ्योरी. कहाँ गया वो सब्जेक्ट वाला लिस्ट सारा? कहाँ है सब्जेक्ट सब? अच्छा छोड़ो. जैसे in earlier times we were not knowing how the development of an organism is happening. नहीं पता था कि स्पर्म जो है फर्टिलाइज एग से होता है और उसके बाद उसका डिवीजन होता है, दैट बिकम्स द एडल्ट इंडिविजुअल. पहले थ्योरी लोगों ने लगाया कि ए मिन्यूस्कल पोर्शन ऑफ हैंड, leg or every part of the body comes in the semen, and that minuscule portion unite in the female, and that united minuscule figure after the union of those minuscule parts, that grows and becomes the baby. पहले लोगों ने ये थ्योरी लगाया. आज से 400-500 साल पहले तक यही समझते थे. लेकिन एज द एडवांसेज ऑफ जेनेटिक्स और बायोलॉजी जैसे एडवांस हुआ तो हमारा कंसेप्ट जो है बदल गया. यानी पहले वाला जो कंसेप्ट था वो गलत हो गया. अगर उस कंसेप्ट से अगर आज भी रहता तो हम लोग नहीं समझ पाते बिहेवियर, नहीं सारे आंसर नहीं मिल पाते आपको. नाउ वी नो दैट कि क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड है, इधर मेल गैमीट फीमेल गैमीट. ओके,